नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपर कॉप की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हिंदुस्तान का आज दुनिया के तमाम सशक्त मुल्कों में सम्मान हो रहा है। चीन जैसे दुष्ट पड़ोसी भी हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जहां एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार की बड़ी भूमिका है, लेकिन उसी के साथ हिंदुस्तान के एक सुपर कॉप की भी बड़ी भूमिका है। आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की तमाम फिल्में देखी होंगी, जिसमें आपने जेम्स बॉन्ड 007, तमाम स्पाई मास्टर्स, तमाम ऐसे जासूसी किरदारों पर फिल्में देखी होंगी। लेकिन आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे ही स्पाई मास्टर से रूबरू कराएंगे जिसकी जिंदगी अपने आप में किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा शख्स जिससे वो तमाम दुश्मन देश भी खौफ खाते हैं। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से लेकर चाइना तक, अफगानिस्तान तक खौफ का दूसरा नाम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की, जिनकी कहानी अपने आप में किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, जिनके नाम से बड़े बड़े देश थर थर कांपते हैं। उन्हें हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स माना जाता है। उन्हें बतौर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर। अजीत डोभाल ने अपनी जिंदगी में तमाम ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो शायद ही कोई कर सकता हो। 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल में एक फौजी अफसर के घर अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनकी पढ़ाई भी आर्मी स्कूल में हुई। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से उन्होंने इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री की। लेकिन मास्टर डिग्री के खत्म करने के बाद ही उन्होंने यूपीएससी का पहला ही एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसे पास भी कर लिया और इसी के साथ बन गए आईपीएस। 1968 में उनकी सबसे पहली पोस्टिंग केरला काडर में हुई और उसी वक्त, इसे आप संयोग कहिए या फिर कुछ और, उनकी पोस्टिंग के कुछ दिनों बाद ही केरला में तकरीबन 1971 का वो दौर था जब केरला के तमाम इलाकों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक तनाव फैल गया और ये तनाव देखते ही देखते उसने एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। हर तरफ लूटपाट, हिंसा, आगजनी और चोरी होने लगी। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री थे के करुणाकरण को उस वक्त केरला में इस उपद्रव को रोकने के लिए किसी एक ऐसे जाबाज पुलिस अधिकारी की जरूरत थी और उसी वक्त कोट्टयम में तैनात थे एसपी के रूप में एक युवा पुलिस अधिकारी तैनात था। वो अचानक करुणाकरण की आंखों के सामने आ गया। उसी अधिकारी का नाम था अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को भी पुलिस की सर्विस में आए हुए जुम्मा 3 साल हुआ था, लेकिन कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं और उनके पुलिस की सर्विस में आने के साथ ही उनके कारनामों की शुरुआत हो गई थी। और उन्हीं कारनामों को सुनकर गृह मंत्री के करुणाकरण ने उन्हें केरला में इन दंगों को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी। और जैसे अजीत डोभाल केरला पहुंचे, उसके कुछ दिनों बाद ही अजीत डोभाल ने दोनों गुटों के जो नेता थे, दोनों गुटों के लोग थे, उनके साथ कम्युनिकेट किया, निगोशिएट किया और एक वक्त ऐसा आ गया, उन्हें इस तरह अपने शीशे पर उतारा कि जो चोरी और लूट का जो सामान था एक दूसरे का, वो तमाम पक्ष न सिर्फ दंगे रुक गए बल्कि वो सामान भी वापस करने को राजी हो गए। अजीत डोभाल के इन कारनामों की चर्चा केरला से लेकर दिल्ली तक हो गई और इसी के साथ दिल्ली में उनके लिए नई भूमिका तलाशी जाने लगी और बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर उन्हें ऑन डेप्यूटेशन दिल्ली बुला लिया गया। और इसी के साथ अजीत डोभाल ने जासूसी की दुनिया में कदम रखा। यहीं से एक यंग और एनर्जेटिक ऑफिसर का स्पाई मास्टर बनने का सिलसिला शुरू हो गया। 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद अजीत डोभाल को आईबी में अपॉइंटमेंट मिला। आईबी में बतौर डेस्क इंचार्ज उन्होंने अपनी भूमिका की शुरुआत की। लेकिन उसी वक्त 1970 में नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का दौर चल रहा था। जबरदस्त हिंसा आगजनी थी। वहां के राज्य अपने लिए इंडिपेंडेंस नेशंस की मांग कर रहे थे। उस वक्त मिजोरम के अलगाववादी नेता थे लाल डेंगा, जिनके नेतृत्व में वो इनस्टेबिलिटी लगातार चल रही थी
और जो मिजो नेशनल फ्रंट था उसे लाल डेंगा नेतृत्व कर रहे थे, और उसके मिजो नेशनल फ्रंट के जो है नेतृत्व में वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार थी वो बेहद ही चिंतित थी इससे, और उसी के बाद आईबी ने अपने एक जाबाज ऑफिसर को नॉर्थ ईस्ट में भेजने का फैसला किया, और आखिरकार अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत डोभाल की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। वो शादी के बाद अपनी छुट्टी से लौटे ही थे कि उन्हें जैसे ही मिजोरम की स्थिति की जानकारी मिली, उन्होंने खुद अपने सुपीरियर अधिकारियों से कहा कि मैं मिजोरम जाना चाहता हूं। आखिरकार अजीत डोभाल को मिजोरम जाते ही उनको मिजोरम जाने का मौका मिल गया, और जाने के साथ ही अजीत डोभाल ने करिश्मा किया। उन्होंने लाल डेंगा की, जो मिजोरम फ्रंट का जो लाल डेंगा नेता थे, उसकी ताकत थे उसके 7 कमांडर, और कुछ ऐसा करिश्मा किया कि लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडरों को ही तोड़ दिया अजीत डोभाल ने। और उसके बाद वो पूरी तरीके से बोनलेस हो गया लाल डेंगा, और आखिरकार भारत के साथ पीस ट्रीटी करने को तैयार हो गया। इसी के साथ मिजोरम में इंसर्जेंसी का दौर खत्म हो गया और वहां चुनाव हो गए। एक मिशन कामयाब हो गया, लेकिन ये मिशन की दरअसल शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहली बार इतनी कम उम्र में किसी आईपीएस अधिकारी को जो है ये प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड मिला था। उसके बाद कुछ इसी तरह के हालात सिक्किम में बनने लगे थे। सिक्किम उस वक्त भारतीय यूनियन का पार्ट नहीं था, और जो सिक्किम के राजा थे वो उसे भारत में विलय भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वहां पर बड़ा विद्रोह हो रहा था। लेकिन तभी वहां पर जब डोभाल को भेजा गया, तो अजीत डोभाल को भेजने के बाद उन्होंने जाते ही वो अपनी चाणक्य नीति से इस कदर वहां की स्थितियों को बदला कि सिक्किम भारतीय यूनियन के साथ शामिल होने के लिए तैयार हो गया। 1970 तक नॉर्थ ईस्ट की जो स्थितियां थी वो काफी हद तक काबू में आ चुकी थी, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बाकी थी। लेकिन तभी पंजाब में भी खालिस्तानी मूवमेंट, चरमपंथी आंदोलन सिर उठाने लगा। आतंकियों ने खालिस्तान पृथक राज्य की मांग करते हुए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बनाकर उत्पात करना शुरू कर दिया था। इसी को लेकर सेना को 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना को ऑपरेशन चलाया, और उसके बाद वहां से आतंकियों को खदेड़ा गया, लेकिन पूरी तरह से वहां आतंकियों का खात्मा नहीं किया जा सका। उसी के बाद 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया था, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा ही सनसनीखेज है। उसकी कमान अजीत डोभाल को दी गई थी। अजीत डोभाल ने उससे पहले गोल्डन टेंपल में छिपे हुए आतंकियों का पता लगाने के लिए एक रिक्शे वाले का वेश धारण किया, और धीरे धीरे आतंकियों के बीच इस कदर घुलने लगे, इस कदर उनके करीब आ गए कि आतंकियों ने यह मान लिया कि दरअसल अजीत डोभाल एक पाकिस्तानी जासूस है और उनकी मदद के लिए वो यहां पर आए हैं। और उसके बाद अजीत डोभाल आतंकियों के साथ गोल्डन टेंपल में अंदर दाखिल हो गए। उनकी एक एक जानकारी, एक एक लोकेशन भारतीय सेना को दी, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और आतंकियों का खात्मा हुआ। तो इस तरीके से पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ भी बड़े ऑपरेशन में अजीत डोभाल कामयाब हुए। लेकिन अब पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के तौर पर अजीत डोभाल की भूमिका की चर्चा होगी। 72 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट, भारत ने अपना 1972 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, और जैसे न्यूक्लियर टेस्ट भारत का हुआ, पाकिस्तान बेचैन हो गया। पाकिस्तान ने भी डॉक्टर AQ खान के नेतृत्व में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चाइना और नॉर्थ कोरिया की मदद से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त भारत की सरकार चिंतित हो गई थी। भारत की सरकार को लगने लगा था कि आखिर जो है अब क्या होने जा रहा है। इसको लेकर के अजीत डोभाल पाकिस्तान पहुंचे, और पाकिस्तान के उस शहर में जहां पर यह पूरा ऑपरेशन, जहां पर पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो जहां चलाया जा रहा था, वहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ इस प्रोग्राम की शुरुआत, न सिर्फ इस प्रोग्राम की एक जानकारी लेने के लिए वहां भिखारी की भूमिका में वो जो है उन्होंने जो है शुरुआत किया, बल्कि इसके साथ ही जो भिखारी के रूप में रहे। लेकिन जब उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, तब उन्होंने उस पर जो है एक
नए तरीके का प्रयोग किया। जब उन्हें वैज्ञानिकों की न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने उस इलाके के बाहर एक सैलून में पहुंचे जहां वो तमाम साइंटिस्ट बाल कटवाने आते थे, और जैसे ही वो बाल कटवाने आते थे उसकी तमाम जानकारियां उन्होंने जो बालों के सैंपल के जरिए ये पता लगा लिया कि दरअसल यहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। और उसी के बाद वहां से तमाम खुफिया जानकारियां अजीत डोभाल लेकर के उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को सौंपा। लेकिन वो अलग बात थी, उस वक्त इंदिरा गांधी का जो दौर था वो खत्म हो गया था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे, और ऐसे में जो अजीत डोभाल की वो तमाम जानकारियां थी, उन जानकारियों पर अमल तो नहीं लाया जा सका। लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ कि पाकिस्तान में चुनौतीपूर्ण, कई बार जो अपनी जान जोखिम में डालकर अजीत डोभाल ने जो काम किया, उसके बाद उन्हें देश का गैलेंट्री अवार्ड, जो पहली बार ऐसा था कि सेना ने किसी पुलिस ऑफिसर को गैलेंट्री अवार्ड यानी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। उसके बाद ना जाने कितने ऐसे किस्से आए। पाकिस्तान के बाद अगर आप देखिए, कंधार में जब IC-184 को हाईजैक किया गया, उस वक्त भी ISIS के आतंकियों ने एक बड़ी मांग रखी थी, 100 आतंकियों को छोड़ने की मांग रखी थी, $2 बिलियन की डिमांड की थी। लेकिन उस वक्त भी अजीत डोभाल का करिश्मा काम आया। अजीत डोभाल ने न सिर्फ वहां से जो है निगोशिएट किया, उन आतंकियों को दबाव में लिया, और आखिरकार सिर्फ 3 आतंकियों को छोड़ करके जो कंधार अपहरण कांड था उसको सक्सेसफुली वहां से सारे लोगों को वापस ले आए। तो वो उनका एक बड़ा कारनामा था। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2005 में बतौर IB ऑफिसर, IB चीफ के तौर पर 2005 में रिटायर हो गए अजीत डोभाल। लेकिन तभी 2014 में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, और उसके बाद अचानक अजीत डोभाल को एक बड़ी भूमिका दी जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यानी रिटायरमेंट के बाद भी अजीत डोभाल का जो सफर था वो थमा नहीं। उन्हें देश के लिए बहुत कुछ करना था, और उन्होंने अपनी नई सिरे से भूमिका का निर्वहन किया। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बुलंदियों पर लेकर के गए। चाइना के गलवान से लेकर बलूचिस्तान तक वो तमाम ऑपरेशन, वो तमाम जो है ऐसे जो है उन्होंने ऑपरेशंस को अंजाम दिया जो अपने आप में एक नजीर थे। आप याद कीजिए, कश्मीर के अंदर एक वक्त जब 90 के दशक में जब कश्मीर के अंदर जबरदस्त आतंकी गतिविधियां चल रही थी, उस वक्त भी अजीत डोभाल ने वहां बड़ी भूमिका अदा की थी, और कई जो आतंकी थे जो है उन आतंकियों को अपने पाले में मिला करके उन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पूरे जो भारत के खिलाफ जो आतंकी घटनाएं चल रही थी उन्हें रोका था। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनकर उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। जैसे ही एक बहुत बेहद अहम किस्सा है 2014 के बिल्कुल आखिरी का, जब ISIS ने इराक में जो है भारत की 72 नर्सों को अगवा कर लिया था। उस वक्त भी जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उन्होंने अपना पद संभाला ही था, तभी ये पूरी घटना हुई। गुपचुप ढंग से अजीत डोभाल इराक गए। इराक जाने के बाद उन्होंने वहां के सरकार के साथ नेगोशिएट किया, ISIS के साथ नेगोशिएट किया, और आखिरकार 72 नर्सों को सकुशल बाहर निकाल लाए। उसके बाद हुआ उरी और पुलवामा। पूरी दुनिया ने देखा उरी हमले के बाद हिंदुस्तान ने क्या किया, किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस करके आतंकी अड्डों को तबाह किया। उसके बाद पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया, और उस वक्त जब अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे, तब किस तरीके से बाया अमेरिकी चैनल उन्होंने जिस तरह की डिप्लोमेसी को अंजाम दिया, उस डिप्लोमेसी के जरिए अभिनंदन को सकुशल हिंदुस्तान लाया जा सका। उसमें भी अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका थी। यानी 37 साल पुलिस की नौकरी, इंटेलिजेंस की नौकरी के बाद भी आज भी अजीत डोभाल का वो जो सफर है वो जारी है। हिंदुस्तान के लिए अजीत डोभाल के किए गए कामों की एक इतनी लंबी फहरिस्त है जिसे शायद कुछ घंटों में समेटा नहीं जा सकता।
ना जाने कितने कारनामे ऐसे हैं जब अजीत डोभाल ने अपनी जान जोखिम में डालकर तमाम बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया। और जिस तरह का डिप्लोमेसी है, जिस तरह का निगोशिएशन कैपेसिटी है अजीत डोभाल में, वो अद्भुत है। कश्मीर के अंदर जब 370 को खत्म किया गया, उसके बाद जो पीस डायलॉग था उसमें अजीत डोभाल जिस तरह से सेंसिटिव इलाकों में गए, वो अपने आप में वो तस्वीर नजीर थी। उन्होंने लोगों को समझाया और बताया कि हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, कश्मीर की बेहतरी के लिए जरूरी है कि यहां अमन चैन कायम हो। और उसके बाद कश्मीरियों ने आतंकियों का विरोध करना शुरू किया, उनको पनाह देना बंद किया और आज कश्मीर में अमन चैन है। यानी हिंदुस्तान के लिए सुपर कॉप गुड लक है। और आज भी 77-78 साल की उम्र में भी हाईली एनर्जेटिक पर्सनालिटी अजीत डोभाल को देखकर, उनकी एनर्जी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि 77-78 साल की उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान है। आज भी उनमें वो जोश है, वो जज्बा है, वो ताकत है। और शायद हिंदुस्तान के सुपर कॉप को पूरी दुनिया चिंतित होती है सुपर कॉप से, लेकिन हिंदुस्तानियों को नाज है अपने इस नायक पर, जिसने इस हिंदुस्तान के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन आज भी वो सुरक्षित है। और ईश्वर करे लंबे समय तक उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखे। नमस्कार।